नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। पिछले जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाले थे उसमें हम मानव भूगोल की चर्चा कर रहे थे। आज भी हम मानव भूगोल की चर्चा करेंगे। मानव भूगोल पे जो मैंने पिछले वीडियो जो आपको दिए थे उसमें जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको मानव भूगोल का करवाया। उसके अलावा मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन से अवगत करवाऊँ विषय की। जो आउटलाइन है या बेसिक प्रोफाइल है सब्जेक्ट की, मानव भूगोल की, तो आप समझ सको कि हम मानव भूगोल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। जब पहले हम जिक्र कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये मानव भूगोल में हम मानव पर्यावरण संबंधों का भी जिक्र करेंगे। मानव पर्यावरण संबंधों का जिक्र मानव भूगोल का बड़ा अहम पार्ट है। जब मैंने आपको मानव भूगोल के बारे में बताया तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा अपनी ये हुई थी कि इस प्राकृतिक जो रंगमंच है या पृथ्वी का जो धरातल है, जो ईश्वर की कृति है या प्रकृति से निर्मित है, उस पे मानव का अवतरण होता है और मानव इस पे अपना एक नया संसार रचता है। मानव इस पे जो संसार रचता है, जो उसकी क्रियाविधि और गतिविधियाँ होती है, जो उसके इंटरेक्शन होते हैं, वे सब कुछ मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। और मैंने उस समय भी आपको बताया, मैं पुनः आपको बता दूं कि मानव इस सृष्टि पे जो भी रचनाएं करता है वे रूपांतरण करके करता है, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो लेता है या उसके लिए जो बेसिक संसाधन जो प्राप्त करता है वो प्रकृति से ही करता है। इसलिए मानव के प्रकृति से जो संबंध हैं वो स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिना इस नेचर के, बिना इस भौतिक जगत के मानव की जो रचनाएं हैं वह संभव नहीं है। अर्थात मानव का अस्तित्व इनके बिना संभव नहीं है, और स्वयं मानव नहीं हो तो फिर इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे से इतने निकट संबंध जिनको अलग नहीं किया जा सकता, और यही भूगोल की विशेष बात है। लेकिन हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको दो पहलुओं में देख रहे हैं, एक मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। अब मैं आपको बताऊं कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मानव और पर्यावरण के जो संबंध हैं वे आदिकाल से जो बने आ रहे हैं उनमें समय के साथ लगातार बदलाव होता रहा है। बड़े गौर करने वाली बात यह है कि मानव और पर्यावरण के जो संबंध हैं वे परिवर्तनशील हैं। अब देखो परिवर्तनशील कैसे, कि जैसे मान लो आज के 10 साल पहले, फिर 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, इस प्रकार से आप एक कल्पना कीजिए कि 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000 वर्ष पहले, यानी जैसे 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 हम पीछे की ओर जाते हैं तो आप कल्पना करो कि आज की जो मानव जनरेशन है वो पहले नहीं थी। हमारे दादा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, परदादा है, हमारी जो बुजुर्ग रहे होंगे वे कुछ अलग प्रकार की विचारधारा के लोग थे। उनके पास अलग संसाधन थे, अलग ज्ञान था, अलग विचार आचार व्यवहार था उनका। तो आपने कुछ फील किया कि आपके दादा दादी जो थे उनके पास एक अलग कल्चर, अलग संस्कृति, अलग नॉलेज था। आज के लोगों के पास अलग है, और उनकी जो अपने दादा दादी थे, उनकी जो पूर्वज थे, उनके पास अलग रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ गए होंगे कि जैसे पहले के समय में जो मानव था या मैन पावर जो था या मैन की जो रचनाएं थी वो भिन्न प्रकार की थी। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने मानव का देखा कि मानव वर्तमान में से भिन्न पहले था, यानी भिन्न दिखने में भिन्न नहीं था, यानी उसकी शक्तियाँ, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसके आविष्कार, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर हैं, वो परंपराएं, पद्धति उसकी कुछ अलग थी, उसके कार्य कुछ अलग थे। और हम धीरे 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 एक परिवर्तित संस्करण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और हम अपनी आवश्यकताओं के जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती हैं वैसे वैसे हमारे आचार विचार, व्यवहार, खान पीन, वेशभूषा, सब कुछ हम बदलते हैं, और अपने चारों ओर के परिवेश को भी हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल लेते हैं। तत्कालीन समय में जब हमारे बुजुर्ग थे या हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग थे तो तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ अलग थी।
और उनके समय का भूगोल अलग था और वर्तमान का भूगोल अलग है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक उसी प्रकार से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक फेनोमेना है, या हमारा एनवायरनमेंट या वातावरण है, हो सकता है ठीक उसी प्रकार से हो, लेकिन हल्का फुल्का उसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है कि कई पीढ़ियों पहले कुछ परिवर्तन अलग रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जिस स्थान पे हमारा राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थल है वर्तमान में है, उस समय में उसके स्थान पे किसी समय में महासागर का, तैतीस महासागर का विस्तार था। इसका मतलब भूगोल में भी स्पष्ट रूप से बदलाव हुआ। जिस अरावली पर्वत के आसपास हमारी कॉलेज बनी हुई है, जिस पे हम अरावली पर्वत को रोज़ देखते हैं, वह विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत था। समझ रहे हो आप मेरी बात? हिमालय अपने स्थान पे पहले था ही नहीं। तो ये तो बहुत प्राचीन बातें हो गई, लेकिन फिर भी कुल मिला के जो हमारा भूगोल है, जो हमारा भौतिक वातावरण है, उसमें भी लगातार बदलाव आता है और मानव में बदलाव आता है। हम मानव पर्यावरण संबंधों के बैकग्राउंड में ये बातें मैंने जो आपको बताई है, अब हम बताएंगे कि जब भूगोल का विकास हुआ, मानव भूगोल अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तो उस समय मानव का ज्ञान सीमित था वर्तमान की तुलना में, और प्रकृति उस समय हावी थी, और मानव अपनी सारी जो क्रियाएं थी लगभग प्रकृति के अधीन होकर करता था। जैसे प्रकृति चाहती थी वैसे ही मानव ढल जाता था। अगर रास्ते जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई पर्वत आ गया, तो हम फिर उस पर्वत को छेद करके तो निकल नहीं सकते थे, सुरंग उसमें उस समय बना नहीं सकते थे, तो हमने क्या है, अपना रास्ता थोड़ा दूसरी तरफ से बना लिया। यानी प्रकृति अगर आ गई, रास्ते में कोई अवरोध आ गया, तो हमने उसका उसी जैसा प्रकृति ने चाहा वैसा ही हमने कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर उसके आवास हैं, तो उसने क्या पर्वतीय क्षेत्रों में रहना आरंभ कर दिया, उसी प्रकार से उसने अपने मकान बना लिए। सागर के तट पर रहने वाले लोग थे, मछली पालन का काम उन्होंने विशेष रूप से कर लिया, नाविक कला में वो लोग दक्ष हो गए। डेजर्ट या घास के मैदानों में रहने वाले जो लोग थे, तो उन्होंने अपने आप को पशु चारण वगैरह में अपने आप को दक्ष कर लिया। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लिया। या जो और विशेष टिपिकल परिस्थितियां, जैसे कि उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, उनमें रहने वाले लोग थे, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति यानी कि भौतिक पर्यावरण मानव पे हावी था। भूगोल के प्रारंभ में मानव पर्यावरण संबंधों की जो बात आती है, उसमें सबसे मेन बात यह आती है कि प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण या भौतिक शक्तियाँ मानव पे हावी थी, और मानव को कुछ विद्वानों ने, अभी हम एक एक का जिक्र करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेस समझा रहा हूँ कि एक इस प्रकार की विचारधारा जिसमें भौतिक शक्तियाँ या भौतिक पर्यावरण मानव पे हावी रहता है, और मानव केवल वही कार्य करता है जैसा भौतिक परिस्थितियाँ या प्रकृति चाहती है। इस प्रकार की विचारधारा को भूगोल में भौतिकतावाद या पर्यावरणवाद के नाम से जाना जाता है। अब कुछ समझ में आया कि एक ऐसी विचारधारा या ऐसे विचार, ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें प्रकृति हावी होती है या प्राकृतिक शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं, अधिक शक्तिशाली होती हैं, और मानव उन्हीं के अनुसरण अपने आप को ढाल लेता है, उनमें बदलाव करने की क्षमता नहीं रखता। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भौतिकतावाद या पर्यावरणवाद। ये जो विचारधारा है, ये क्या है? पर्यावरणवाद। इस प्रकार की विचारधारा को हमने भौतिकतावादी या पर्यावरणवादी विचार, इसको हमने नाम दे दिया। इस विचारधारा को जो प्रारंभ में इसको अधिक प्रबल मत देने वाले विद्वान थे, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं रेडजेल है, फ्रेडरिक रेडजेल। और रेडजेल से पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने भी इस पर्यावरणवाद को ही प्रभावी माना था, क्योंकि तत्कालीन समय में मानव ने इतने कोई आविष्कार नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि तत्कालीन समय में अगर गर्मी पड़ती थी तो अपने को सहना ही पड़ता था। गर्मियों की ग्रीष्म जो ऋतु होती थी, उसमें हम हल्के फुल्के कुछ उपाय कर लेते थे, लेकिन आजकल तो हमने क्या ऐसी लगा लिया, तो हमें पता नहीं लगता कि गर्मी की ऋतु में है। समझ रहे हो मेरी बात? जो सब्जियां जिस ऋतु में पैदा होती थी वही हम खाते थे। आजकल तो आप देखते हो कि टमाटर हर सीजन में आपको मिल जाएगा,
फल सब्जियां सब भांति भांति की आपको हर सीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के पहले इतने ज़्यादा जो ज़्यादा आविष्कार इतने मानव नहीं कर पाया था, और अपने जो वातावरण है उसमें इतने सारे रूपांतरण उसने अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कर पाया था। आजकल भांति भांति जैसे ग्रीन हाउस हमने बना लिए, तो तरह तरह की जिस वातावरण में जो सब्जियां पैदा हो नहीं सकती उसको भी हम वहाँ पैदा कर लेते हैं। रास्ते में अगर कोई पर्वत आ गया तो एक तरह से अवरोध आ गया, लेकिन आजकल तो हम भी उसमें सुरंग बना के उसमें निकल जाते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मान लो आकाश में कोई उड़ना तो दूर की बात थी उस समय में कोई, लेकिन आज तो इतने अत्याधुनिक विमान हैं, यान है कि हम पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे लिए दुर्गम जगह है ही नहीं। तो ये सब मानव ने कर दिया, ये वर्तमान की बातें हैं। लेकिन प्रारंभिक जो विचारधारा थी पर्यावरणवाद, उसमें आप देखो कि प्राकृतिक शक्तियाँ हावी थी। इसमें फ्रेडरिक रेडजेल प्रमुख विद्वान माने जाते हैं जिसने इस प्रकार की विचारधारा दी, और विशेष रूप से जर्मनी के जो भी विद्वान थे उन्होंने इसी प्रकार की विचारधारा का अनुसरण किया है कि प्रकृति हावी है, और उन्होंने तत्कालीन समय में अपने आसपास के परिवेश का भी उन पर प्रभाव रहा था। फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, जो तो अमेरिकन विद्वान थी, वह भी अपने समय की महानतम भौतिकतावादी या पर्यावरणवादी वैज्ञानिक विचारधारा मानव भूगोल के जो संदर्भ में दी गई है उसकी पक्षधर थी। सैम्पुल ने तो यहाँ तक कहा है कि मानव प्रकृति का एक धूल का कण मात्र है, यानी प्रकृति का धूल के कण के समान उसने मानव की कल्पना की है कि अब आप समझ सकते हो कि धूल का कण है, उसका कोई ज़्यादा औचित्य या महत्व नहीं है, और वह अपने आप में कुछ भी करने में सक्षम, अकेला अपने आप में कुछ करने में सक्षम नहीं है। वह प्रकृति का ही एक हल्का सा अंश या हिस्सा है, जैसे आप प्रकृति चाहेगी वैसा ही उसको ढलना पड़ेगा। और मानव ने प्रकृति को कुछ प्रभावित नहीं किया, बाकी प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार ढाल दिया। सैम्पुल ये कहती है कि प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार बना दिया। जो मानव पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनको पर्वतों पर चढ़ना और पर्वतारोहियों का ज्ञान हो गया, वहाँ पशुचरण वगैरह आदि करने में वो सक्षम हो गए हैं। और जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, पशु जो घास प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, वो पशुओं को चराने में उसी प्रकार से सक्षम हो गए। जो नहरों के, नदियों के, सागरी किनारे पर रहने वाले लोग हैं वे तैराक बन गए। यानी प्रकृति ने उन सबको इस प्रकार से अपने अनुसार से सबको सेटल कर दिया, या उसी के अनुसार प्रकृति ने उन सबको ढाल दिया। इस प्रकार का विचार उसने रखा है, और धूल का कण मात्र उसने बताया है। ये जो विचारधारा कुल मिला के लंबे समय तक चलती रही, जर्मन विद्वानों ने इसका काफ़ी अधिक समर्थन किया। जब एक कोई वाद या विचार लंबे समय तक चलता है तो उसके बाद में फिर उसमें एक कोई नई विचारधारा आती है, नई बात आती है, जिसको हम आगे वाली जो विचारधारा है ये देखेंगे। हम निश्चयवादी विचारधारा हमने जिक्र की, इसके कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद कह दो, पर्यावरणवाद कह दो, भौतिकवाद कह दो, ये विचारधारा। अब आपको एक बेस चीज़ समझ में आ गई कि प्रारंभ में मानव भूगोल का जब विकास हुआ तो मानव पर्यावरण संबंधों की जो विचारधारा थी उसमें प्राकृतिक पर्यावरण को हावी माना गया। इसी विचारधारा को निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल इसके प्रमुख विचारक थे, इसके जन्मदाता थे, और इसे को जीवंत करने में जर्मन विद्वानों का विशेष योगदान रहा। और जर्मन विद्वानों के अलावा जो थे उसमें अमेरिकन विद्वान एलन चर्चिल सैम्पुल का नाम विशेष रूप से आता है, जिसने अपनी जो पुस्तक थी सैम्पुल की 1911 में लिखी थी, मानव पे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव, उसमें उसने विशेष रूप से इसी विचारधारा का जिक्र किया है। अब जो दूसरी विचारधारा है जो इसकी ठीक विपरीत विचारधारा है, जिसको हम संभववाद कहते हैं, उसको हम अगले वीडियो में संभववाद का हम जिक्र करेंगे।